अच्छा, नमस्कार। नवजागरण प्रकाशन से मिले आमंत्रण का मैं हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देता हूं नवजागरण प्रकाशन का, जिन्होंने मुझे अपने इस पेज पे आमंत्रित किया और वर्तमान समय में युवा स्वर पे बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं नवजागरण प्रकाशन का शुक्रगुजार हूँ। मित्रों, आज मैं आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ कि आप लोग आए और कुछ वर्तमान समय में जो कंटेम्प्रेरी पीरियड है और इसमें जो रचनाएं हो रही हैं उनके ऊपर हम लोग बात किया जाएगा। मैं कुछ समय आप मित्रों का इंतज़ार कर लेता हूँ, 2-4 मिनट, फिर अपनी बात हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार। नवजागरण प्रकाशन की ओर से नमस्कार आ चुका है, यानी कि मैं जुड़ चुका हूँ और मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ भी आप तक पहुँच रही होगी। दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ और भी 1-2 मित्र आ जाएं, फिर हम लोग बात करेंगे। अपनी बात रखने में मुझे कोई ये एतराज़ नहीं है कि भाई कितने लोग हैं या नहीं हैं। प्रमुख बात यह है कि इस विषय पे सोचने का जो मुझे मौका मिला है और इस विषय के बारे में मैं जो अपनी एक सोच बना पाया हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। वर्तमान समय में युवा स्वर, मित्रों, जो अभी वर्तमान समय है वो बहुत ही विकट समय है। हम पूरा वैश्विक एक महामारी के पेंडेमिक के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। कोरोना कोविड-19 से समस्त विश्व त्रस्त है। हम ही नहीं, हमारा ही एक देश नहीं, वरन संपूर्ण विश्व इस बीमारी के चपेट में है। और इस बीमारी के चपेट में होने के कारण लोग अपनी जान की रक्षा के लिए अपने घरों में कैद हैं ताकि कोविड के चेन को ब्रेक किया जाए। और इसका कई तरह से रेसिप्रोकल है कि इस वक्त में भी साहित्य का सृजन हो रहा है। किसी समय जब इटली में ऐसे ही ब्लैक पेंडेमिक आया हुआ था, उस समय भी बहुत बड़े बड़े साहित्यकार भी सृजन हुआ था और उस वक्त को भी लोगों ने अच्छे से बिताया था। उस वक्त भी लोगों ने इस वक्त ऐसे काल का सदुपयोग किया था और कई सारे रचनाएं हमारे सामने आई जो कि विश्व साहित्य में गिनती की जाती है। मित्रों, आज ये तो कोरोना काल है और सोशल मीडिया का जो इंटरवेंशन है हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान के जीवन में उसका एक बहुत अहम रोल हो चुका है। कई लोगों को आपत्ति होती है कि लोग बाग आजकल फेसबुक पे लिखते हैं, लिख के डालते हैं, वो ऐसा क्या साहित्य है, वैसा क्या साहित्य है, ये साहित्य के क्राइटेरिया में आता है या नहीं आता है। जो साहित्य के मानक हैं, इंडिकेटर्स हैं, जो उनके पैरामीटर्स हैं या फिर उनके क्राइटेरियंस हैं या फिर उनके कई तरह के स्टैंड पॉइंट्स हैं, तो क्या उन सब के कसौटी पे साहित्य खरा उतर रहा है? ये भी लोग बातें कर रहे हैं। ये बात अभी ये 4-5 महीनों से नहीं, विगत कई वर्षों से शुरू हुआ है। और एक बात तो तय है कि सोशल मीडिया के आने के बाद साहित्य का जनतांत्रिकरण हुआ है। साहित्य का जनतांत्रिकरण हुआ है।
वो इसलिए भी हुआ है कि सोशल मीडिया के आने के बाद जो बड़ी घटना हुई वो है डेथ ऑफ डिस्टेंस, यानी कि दूरी का जो है अंत हो चुका है। हम यहाँ से बैठे मॉरिशस के मित्रों से अभी बात कर सकते हैं, साहित्यकारों से बात कर सकते हैं और दुनिया के सारे साहित्य को हम लोग बैठे बैठे अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तो अब हम बहुत दूर नहीं हैं एक दूसरे से, बहुत नज़दीक हैं और पैरामीटर अब उस हिसाब से नहीं हो पाता है जो कुछ विशेष लोगों द्वारा अपने लाभ, अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसे मापदंड तय किए गए थे जिसके ऊपर शास्त्रीयता की चाशनी चढ़ा दी गई थी। उन सारी चीज़ों से अब साहित्य आगे निकल रहा है और दुनिया में किस तरह से लिखे जा रहे हैं साहित्य, उससे वो अपना एक जो है संधि कर रहा है, उस तरह से वो अपने को जोड़ रहा है। जोड़ने के पीछे इसका कारण है कि जो युवा है वो टेक्नो सेवी भी है। युवा जो है उसको दुनिया के तमाम साहित्यों में पढ़ने का, आप किताब नहीं खरीदे फिर भी डिजिटल मोड से जाके बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर लेता है, बहुत बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ लेता है। तो अब शिक्षा जो है, अब जो ज्ञान का जो उत्पादन है वो बढ़ा भी है और लोग ज्ञान की खोज में बहुत आराम से चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से हम जिसकी चाहें उसकी किताबें निकाल के पढ़ते हैं, समझते हैं और साहित्य के ऊपर बात करते हैं। ज्योतिलाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अब हम लोगों ने देखा, मैं साहित्य अकादमी जाता रहता हूँ, कई सारे प्रोग्राम्स में जाता रहता हूँ, बड़े बड़े विद्वानों को सुनने जाता हूँ। मैं एक विशेष रूप से मैं वक्ता का हूँ, पाठक और श्रोता ज़्यादा हूँ और मैं सोचता हूँ कि सुनने से बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत लोगों को मैं सुनना चाहता हूँ, उनको समझना चाहता हूँ और उनकी किताबों को भी पढ़ना चाहता हूँ। तो अपने जीवन के 20-22 साल हमने देने के बाद मुझे ये महसूस हुआ, लगातार मैं 20 साल से लगभग मैं साहित्य अकादमी और विभिन्न कार्यक्रम में, हिंदी अकादमी के दिल्ली प्रवास के दौरान मैं कई विश्वविद्यालयों में भी जाने का अवसर मिला, लोगों से मिला, देखा। अब युवा जो है उसके बारे में जो अब कई तरह के पहले लोग हैं, ये भी समझना ज़रूरी है कि साहित्य में जो है खेमेबाजी है, गुटबाजी है और तमाम तरह के अपने अपने लोगों के अपनी अपनी एक संस्था है, अपने सब कुछ है। युवाओं ने एक चीज़ है कि एकेडमिक एरेना के बहुत सारे विद्वान हैं, वो अपना झोली लेते हैं और अपने साथ कुछ चेलों को रख लेते हैं और वही लोग सब लोग जय 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 करता है। उसी तरह कुछ अकेडमीज़ हैं, उनके भी कुछ फिक्स लोग हैं, वो भी अपने कुछ चेला रख लेते हैं, वो भी जय 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 करते रहते हैं। जा रहे सर तो गजब पढ़ रहे हैं, बहुत महान है। तो ये सारी चीज़ें जब चलती हैं तो, और सबसे बड़ी बात है, सारे अवसर पे, सारे मौके पे, सारे प्रोग्राम्स के अंदर, सारे कॉन्फ्रेंस के अंदर जो युवाओं की भागीदारी थी, उस भागीदारी को जो पिछली पीढ़ी है वो उस तरह से सुनिश्चित नहीं कर पाती। मैं मानता हूँ कि युवाओं को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन ये हमारे जो बड़े कवि हैं, साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, विद्वान हैं, उनको भी अपने हृदय में युवाओं को जगह देना चाहिए, उनको भी अवसर देना चाहिए, उनको भी अपने साथ लेके चलना चाहिए और अपने तरह तरह के बनाए हुए जो पेचीदगियाँ हैं, वो बनाई हुई पेचीदगियाँ हैं जिससे वो कुछ मुट्ठी भर लोगों को लाभ देते हैं, उससे अब युवा जो है अब वो सब उब चुका है। उसका एक प्रतिफलन है। आप नव जागरण प्रकाशन देख रहे हैं, ये नव जागरण प्रकाशन क्या है? नव जागरण प्रकाशन भी परिणति है उन तमाम बड़े बड़े प्रकाशन जो घराने हैं, उनकी दादागिरी जब बढ़ गई तो ऐसे प्रकाशन सामने है जो युवाओं को संभाला, थामा और उनको आगे बढ़ाने में मदद किया। साहित्य की सेवा केवल वाणी प्रकाशन, राजकमल और
तमाम ऐसे घराने नहीं कर रहे हैं, और साहित्य की सेवा नवजागरण जैसे प्रकाशन भी कर रहे हैं, जो कि साहित्य संचय जैसे भी प्रकाशन कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रकाशन कर रहे हैं। तो आप इन प्रकाशन घरानों के आप चंगुल से मुक्त होकर आपने युवाओं ने एक ऐसे प्रकाशकों को पकड़ा जो कि उनके साहित्य को दुनिया के सामने ला रहे हैं। अब एक और प्रॉब्लम साथ में चल रही है, समस्या एक साथ नहीं चल रही। अब युवा अपना लिख रहा है, पढ़ रहा है। आज युवाओं में काव्य के प्रति, गद्य के प्रति बहुत रुझान है। युवा अपने मन की बात कहना चाहता है, युवा अपने मन की गाना चाहता है। युवा चाहता है कि हम अपना जो गढ़ रहे हैं उसको लोग देखें, समझें, पढ़ें। लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ महसूस किया हूँ, क्योंकि मैं अब जो है उस उम्र से आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैंने महसूस किया। एक बड़े विद्वान हैं, नमस्कार पारस जी, बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं। ललित उपाध्याय सर को नमस्कार, आप जुड़े हैं, आपका स्वागत है। मित्रों, मैं बताना चाह रहा हूँ, ज्योतिलाल जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि साहित्य अकादमी में कई बार गया और वहाँ बड़े विद्वान मिलते हैं, उनकी एरोगेंसी देखने लायक होती है। वो कोई भी है, वो जनवादी हो, मनवादी हो, आपको बड़े बड़े विद्वान हो जो सो कॉल्ड बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े बड़े JNU में, DU में और पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं, या देश विदेश घूम के आए हैं, या सत्ता के संपोषित हों, या फिर बड़े नाम अपने आप एक कहे जाते हैं। आप उसमें बहुत कम लोगों को देखिएगा कि बड़ी माधुर्य और बड़ा तन्मयता से युवाओं के साथ मिलेंगे और साहित्य की पर चर्चा करेंगे। एक तो इतनी एरोगेंसी है, इतनी उनकी दादागिरी है। अगर आप एक किताब दे दो तो रख देंगे, अच्छा ठीक है, देखूंगा। जैसे कि वो ऐसे तो कहेंगे कि 20 घंटे पढ़ता हूँ, बातें इतनी फेंकेंगे कि लगेगा महान, सबसे ज़्यादा महान इनका ही काम है। और ये साहित्य ऐसा है कि रोज़ दीमक की तरह चाट रहे हैं, लेकिन सच में वो दीमक की तरह ही चाट जाते हैं। कोई किताब दे दो तो कभी 2 लाइन लिखने में भी उनकी नानी याद आ जाती है। ये युवाओं को प्रश्रय नहीं देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को युवाओं ने नकार दिया, और सोशल मीडिया ने मैंने बताया ना, साहित्य का जनतांत्रिकरण कर दिया। आपकी किताब आप अपने पास रखो, मुझे आपकी किताब नहीं पढ़नी है। हमारे पास आज भी अब वो सारे लोग जो लोग अपने आप को दुनिया का महान विद्वान समझते, तो वो सारे लोग अब फेसबुक पे दिखाई दे रहे हैं। वहाँ भी उनकी आदत गई नहीं है। वो चार चेलों से जय करवाने की आदत है। विश्वविद्यालय में है तो 4 चेले जो उनके अंदर PhD कर रहे हैं, या कोई और भी रिसर्च का काम कर रहे हैं, तो उनसे भी फोटो डलवा के अपना बड़ाई करते रहते हैं। तो बड़ाई करवा के ये अपना दिखाते हैं कि हाँ बहुत विद्वान है। खैर, मुझे इस बात की खुशी है कि कई सारे प्रकाशक घराने आए, और आने के बाद इनके मोनोपोली को उन्होंने ब्रेक किया कई अर्थों में। इसको समझना चाहिए। कई अर्थों में ऐसे ब्रेक किया कि आप ये देखिए कि उन्होंने अपना प्रकाशन अपने आप खुद भी अब युवा आलोचक के तौर पे काम करने लगा है। खुद युवा जो है आलोचना के क्षेत्र में कदम रख चुका है। खुद युवा उपन्यास लिखने के क्रम में काम करने लगा है। बहुत सारे आप युवाओं के उपन्यास को देखेंगे कि अभी बहुत सराहा जा रहा है। उसी तरह नाटक लिखने का काम युवा कर रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, कहानी में अच्छा इंटरवेंशन है। मैं एकेडमिक अरेना और ये जो एकेडमी से जुड़े हुए ज़्यादा लोगों की बात नहीं करता, मैं उन युवाओं की बात करता हूँ जो युवाओं को ये जो सठियाए हुए लोग हैं कभी अपने कंसिडरेशन में ही नहीं लेते हैं कि साहित्य के ये लोग एक साहित्य के इतने बड़े उपासक हैं, इनकी साहित्य पे भी चर्चा की जाए। उनको तो ऐसा लगता है कि उनकी साहित्य पे चर्चा करना ही गवारा नहीं है। ये और विशेषकर ये जो एरोगेंसी है ना, ये हिंदी साहित्य में ही देखने को मिलती है। अब इसका नतीजा बहुत अच्छा नतीजा किसी भी चीज़ का क्या होता है ना कि आप ज़्यादा सप्रेस करेंगे ना, उतनी ही तेज़ी से वो फैलाव देगा। और देखो, युवा तो गतिशील होता है, विराम किस में होता है? जिसकी शरीर शिथिल होती जाती है। युवा तो गतिशील है, वो बढ़ता ही जाएगा, आगे ही चलेगा। उसको जो है उसको किसी तरह का ये नहीं है। अब
नदी में अगर रवानगी है तो पानी तो आगे जाएगा ही, आप कितना रोकोगे। कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि वो बांध को तोड़ के बाहर भी निकल जाएगा। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर आप युवाओं को दरकिनार कर दोगे, और वैसे युवाओं को जो नहीं डिज़र्व करते हैं, उनके लिए तो आपके पास लंबी लंबी कसीदा पढ़ते हो। उनके लिए कई लोगों को रख रखा है जो कि कहानियाँ बना बना उनको ऐसे बना देते हैं। अब मैं उन युवाओं की भी बात नहीं करूँगा जिनकी एक नेक्सिस है, एक नेक्सस है साहित्य के दुकानदारों के साथ, साहित्य के राजनीति करने वालों के साथ, और साहित्य के एकेडमिक एरेना में जो है सर की चापलूसी करने वाला। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन साहित्यकारों की बात कर रहा हूँ जो लिखते हैं। उनके लिखने का दो अभिप्राय है, एक तो उनके अंदर का जो साहित्य है उसका एक प्रकट हो रहा है, वो सबके सामने साहित्य का जो है को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, और दूसरे ऐसे जो समाज के उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो जिसके ऊपर समाज बात नहीं करना चाहता है, समाज का जो अंधेरा पक्ष है उसके ऊपर वो प्रकाश डालते हैं और उसको प्रकाश में लाते हैं। और जो एक तरह से महिलाओं के की नारी की समस्याओं पे बात कर रही हैं, नारियां, स्त्रियां, पुरुष भी कर रहे हैं, सब साथ मिलकर कर रहे हैं, या ऐसे साहित्यकार जो कि पुरुष के साथ साथ ऐसे साहित्यकार जो बहुत अच्छे नाटक के, बहुत अच्छे उपन्यास के लेखन कर रहे हैं, लेकिन आज उसको एक फिक्स्ड जो साहित्य के राजनीतिकार हैं वो लोग उस पर चर्चा नहीं करते। मैं उन लोगों की बात करता हूँ। तो आप देखिए कि जब लोगों ने इस तरह की बात, लोगों ने साहित्य के अंदर जो खेमेबाजी है ना, ये युवाओं को रोकने का प्रयास करता रहता है। लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम ये सारी चीज़, ये सोशल मीडिया ने बड़ा आराम से सबको बढ़ने का मौका दिया, और बढ़ने का मौका ही क्या दिया, आज देखिए कि लाइव का एक बाढ़ सा आ गया है। अब नतीजा ये हुआ कि जो साहित्य के ठेकेदार भी थे वो भी इस बाढ़ में शामिल हो गया कि उनको भी कोई बुलवा दे, कोई उनको भी पूछवा दे, वो भी अपना आए, अपना चेहरा चमकाए। तो अब जो है ना कि मैंने आपको बता दिया कि उनको अब ये चीज़ें बहुत दिनों तक, ये जो मठाधीसी है वो नहीं चल पाएगी साहित्य में। अगर आप युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे तो एक बात जान लीजिए, अगर एक बताइए, एक परिवार में अगर एक बुज़ुर्ग हैं, पिता हैं, अपनी लिगेसी को बढ़ाना है तो अपने बेटे को तमाम चीज़ हैंड ओवर करेंगे ना, ताकि उनका बेटा उसके परिवार के लिगेसी को बढ़ाएगा। साहित्य में भी होती है, साहित्य में भी ये बात है, साहित्य के साथ भी ये बात लागू होता है कि आप युवाओं को प्रोत्साहन देंगे, उनको समय और सम्यक अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको सम्यक अवसर प्रदान करेंगे, और अगर उनके अंदर कुछ कमियां हैं तो उसको उजागर कर उनको सुधारने का और उनको आगे और अच्छा करने के लिए आप सजेशन देते रहेंगे, सलाह देंगे। और ये सब कैसे होगा? एक आदमी अपने एक पुस्तक निकलवाता है बड़ी मेहनत से और उसको लोगों को देता है पढ़ने के लिए, और आप देखिए कि कई लोग हैं, मान लो जो नहीं लिख पाते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, घर पे ले आके फेंक देते हैं। 90% लोग तो पढ़ते ही नहीं हैं। 90% लोगों को देखा कि उनको पढ़ने की आदत ही नहीं है। किताब जरूर चाहिए, किताब दो, संतोष जी किताब दीजिए, संतोष जी आपकी किताब तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा, मैं हमने किताब दे दिया, जबकि वो विद्वान है। मैं राजकुमार जी जानते होंगे, मैं एकेडमिक एरेना के 50 लोगों को किताब भेजा, आपको जान कर हैरानी होगी, 50 लोगों में 1 से 2 लोगों ने कहीं जाके उस किताब पे लिखा, जबकि वो किताब भी भेजा, खुद मांगा उन्होंने आके मुझसे व्हाट्सएप में और मैसेंजर में कि मुझे भी संतोष जी ये किताब दे दीजिए, मुझे भी आपने लिखी है तो ज़रूर बड़ी कोई बात होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जून से लेकर 1 साल जून होने जा रहा है और आप कोई आदमी उस पर 2 वर्ड लिखने के लिए तैयार नहीं है। विशेषकर एकेडमिक एरेना, विशेषकर ये जो अपने आप को गुरु बनते हैं, जो ज्ञानी बनते हैं, जो कहते हैं हम बड़े बड़े विश्वविद्यालय के HOD हैं, हिंदी के विद्वान हैं, फलाने विषय के विद्वान हैं, साहित्य के बड़े तुर्रम खां हैं, तो वो लोग को देखोगे कि आपकी किताब पे उनको 2 शब्द बोलने में बहुत शर्म आती है।
खैर हम लोगों को उसकी चिंता नहीं करनी है। क्यों? इसलिए नहीं करना कि भाई अपना काम करते रहना है। एक मेरे मित्र हैं, बहुत अभी आज के बहुत सुप्रसिद्ध युवा आलोचक हैं, जयप्रकाश फाकिर जी। वो कहते हैं कि देखिए, युवा जो है ना, वो उसके चरित्र में गतिशीलता है। तो आप इस पे बिल्कुल मत सोचिए कि कौन व्यक्ति जो है आपके लिए क्या सोचता है, नहीं सोचता। आप अपना काम करते चलिए, और आज नहीं तो कल वो आप रिकग्नाइज होंगे, बिल्कुल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अपने युवा साथी जो भी हमारे साथ जुड़े हैं या इसको देखेंगे, उन तमाम लोगों के साथ कह रहा हूँ कि अपने हृदय के फलक को विस्तार दीजिए, और अपने जो दोस्त युवा साथी हैं उनके साथ हाथ से हाथ मिला के उनकी कविताओं को पढ़िए, उनकी रचनाओं को पढ़िए, उनकी उपन्यास को पढ़िए, उनकी कहानियों को पढ़िए, और जो आपकी समझ बन पाती है ज़रूर उस साहित्यकार से आप बात कीजिए, या दो शब्द उसके लिए लिखिए और बताइए कि आप इस तरह से सुधार करेंगे तो और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आप जान लीजिए कि हाथ के आप सहयोग करेंगे तो दूसरा भी आपके सहयोग के लिए आगे आएगा। लेकिन अगर आप किसी के भरोसे बैठे हैं, तो कोई किसी ने लिखा था कि आप किसी के भरोसे बैठे, भगवान पता नहीं भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो मैं कह रहा हूँ कि आप किसी के भरोसे नहीं रहें, एक दूसरे की मदद हाथ से हाथ मिला के चलें, करें तो हम लोग बहुत आगे चल सकते हैं। और युवाओं का जो ये योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है साहित्य के मामले में, वो भी रेखांकित होगी और होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नहीं होता है कि फलाने जी आपकी किताब को लिख देंगे तो उसको चर्चा मिल जाएगा। हो सकता है, यशपाल कहते थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि साहित्यकार अपने जीवन काल में बहुत रिकग्नाइज नहीं हो पाता है, लेकिन उसके जीवन के मरने के 60-70 साल बाद उसके ऊपर चर्चा होती है। ये अमूमन भारत में ऐसा होता है, यशपाल का जो ये कथन है। लेकिन अब ये कहने का मतलब है कि, और ये चीज़ हमारे भोजपुरी के एक बहुत बड़े विद्वान हैं भिखारी ठाकुर, हम उनके मामले में देख रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं कि भिखारी ठाकुर के जीवन पर्यंत उनको बहुत सारी प्रताड़नाएँ मिली। मतलब वैचारिक रूप से प्रताड़ना, नचनिया कहा गया, तो कुछ कहा गया। लेकिन आज JNU में या जामिया मिलिया में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, असम यूनिवर्सिटी में और तमाम कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे तो आज वही भिखारी ठाकुर इतने प्रासंगिक हो गए हैं कि उनके ऊपर लगातार रिसर्च हो रहा है, उनके ऊपर लोग लिख रहे हैं और बड़े बड़े लोग PhD हासिल कर रहे हैं। एक वो व्यक्ति जिसने लोक नृत्य को एक इतना बड़ा फलक पे ला के स्थापित किया, और आज उसके महत्व को लोग रेखांकित कर रहे हैं और उनके महत्व को समझ पा रहे हैं। ये बड़ी बात है। राजेश माझी, डॉक्टर राजेश माझी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैं अभिवादन करता हूँ। और अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए कितने सारे युवा हैं। अब राजेश जी हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, ये इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, और आप भाई इनकी किताब के ऊपर चर्चा क्यों नहीं, इनकी किताब के ऊपर बातें क्यों नहीं। इनकी अभी नून तेल के साथ अभी नदी के पार कई सारी किताबें इनकी आ गई, अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट हो गई। तो अब दिक्कत कहाँ है भाई, इनके ऊपर चर्चा क्यों नहीं किया जा रहा है? इनके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम चचा, जौहर सफ़ियाबादी हमारे भोजपुरी के गज़लकार और भोजपुरी आंदोलन के पुरोधा हैं, वो भी जुड़ गए हैं। और भोजपुरी में बहुत बड़ा नाम जौहर सफ़ियाबादी जी का है, रंगो महालिक की जो है दीवान जो है, और भोजपुरी की दीवान उन्होंने लिखा हुआ है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर इतने युवा जो लिख रहे हैं, उनको कहाँ सम्मानित किया गया, कौन से विश्वविद्यालय में इनको के पाठ्यक्रम में रखा जा रहा है? युवा आज का युवा आपके बनाए हुए हर काव्य शास्त्र को मान लेगा, ये नहीं है। वो विश्व के अनेक और भी जो मूल्यांकन करने वाली और विश्व के और भी सारे पैरामीटर से उसको भी मान रहा है, उसके हिसाब से भी लिख रहा है। वो दूसरे विश्व के साहित्य से भी प्रभावित है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। वो अब
केवल आप कहेंगे कि नहीं जी भाई कविता जो है ये केवल वर्स में होना चाहिए, छंद में होना चाहिए, और इसका ये शास्त्र है, ये इसका राइम स्कीम है, ये इसके अंदर रिदम है, ये इसका ये आपको गेता देखना पड़ेगा, इसके अंदर आप पूरे फॉर्म को देखना पड़ेगा, इसकी शैली होनी चाहिए। इसका आज का युवा कथन को ज़्यादा तरजीह दे रहा है, क्योंकि उसको ये लगता है कि हमारी बात कहने की जो शैली है कविता में, कहानी में, उपन्यास में, वो कोई फिल्मसी, वो किसी तरह का फिल्मसी जिसको कहते हैं सुखांत करने के चक्कर में नहीं है। उसको ये लगता है कि ये सही है। अगर मैं कहता हूँ कि किसी के साथ गलत हुआ, तो अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो शुक्रिया, पंखे को मैंने बंद कर दिया है सर। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसको ज़बरदस्ती कहानी का अंत सुखद करने की क्या ज़रूरत है? जो सही है सही है। आप एक और तो कहते हैं कि समाज जो है साहित्य जो है समाज का आईना है, और दूसरे ओर आप ये कहते हैं कि ये चीज़ किसी बच्ची के साथ हुआ या किसी के साथ हुआ तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आज जो सच्चाई है, अगर महिलाओं के साथ, अगर उनके साथ समता का व्यवहार नहीं होता है, उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं होता है, आप उसके साथ दमनकारी और उनके साथ घरेलू हिंसा करेंगे, उस सत्य को तो महिलाएं उल्लेखित करेंगी। आपको शर्म क्यों आती है? अगर आप किसी समाज के एक तबके को अगर हाशिए पे खड़ा कर देंगे, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव करेंगे, उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, अगर वो अपनी बात लिखता है तो दूसरे को शर्म क्यों आती है? किसी को ये कहने का अधिकार कहाँ से मिल जाता है कि अरे ये तो ऐसे हैं, ऐसे लिख देते हैं, महिलाएं हैं, ये तो नारीवादी हैं, ये तो दलित वाले हैं, ये फलाने वाले। ये गलत है। आप उसकी बात को लिखने दीजिए। उसकी बात को अगर आप नहीं लिखने देते हैं तो फिर आप जो है वही काम कर रहे हैं जो वो लोग आपको कर रहे थे। मुझे याद है कि मैं एक किताब पढ़ रहा था अलेक्जेंडर ब्रेन का। अलेक्जेंडर ब्रेन ने कहा, काव्य में जिन घटनाओं के उल्लेख से मानसिक विप्लव उपस्थित होने की आशंका रहता है, उसकी वांछनीयता या अवांछनीयता पर ध्यान रखकर ही काव्यकार उसका उल्लेख करता है। ये बहुत दिन पहले द सेंस एंड द इंटेलेक्ट नामक एक किताब है, उसमें ये लिख देते हैं। लेकिन जो काव्यकार पाठक के हृदय में विप्लव को जगाकर उससे अपना काम भर चला लेने के बाद उसे शांत रखने की क्षमता रखता है, वही सच्चा काव्यकार। बहुत से भाव ऐसे होते हैं जो एक बार जग जाने पर बहुत देर तक संयत नहीं हो पाते, तो व्यक्ति निर्मल मानसिक शक्ति व्यक्ति जो है निर्मल मानसिक शक्ति वाले होते हैं। वो कभी कभी भावों का रूप मानसिक न रखकर शारीरिक क्रिया द्वारा आयोजित करते हैं। किसी बच्चे के मुख से किसी घटना का वर्णन सुनने से इसकी सत्यता प्रकट हो जाती है। उसके वर्णन में शब्द से अधिक अंगों की याद आती है कि किसी एक शब्द के रूप पर मन ही मन विचार करते समय भी हमारी जिह्वा, मुर्गा, तालु आदि उच्चारण के योग देने का अंग तदनुकूलित स्पंदित होते रहते हैं। ऐसा अलेक्जेंडर ब्रेन का लिखा हुआ है, मैंने आपको ये बताया। मैं आपको ये बताऊं कि अब आज के जो कई सारे युवाओं की कविताएं हैं, मैंने इसमें कोट किए हैं, और इस डिस्कोर्स के अंदर मैं चाहता हूं उनकी भी कुछ कविताओं को रखना, ताकि ये समझने में ज़रूरी हो। अब मैं इसी दौरान पढ़ने के दौरान, जब जैसे भाई नवजागरण प्रकाशन से मुझे एक कहा गया कि आपको इसके ऊपर पढ़ना है, तो मैं एक छोटा सा रीटअप तैयार कर रहा था। तो उस रीटअप में मैंने ये देखा कि नेरुदा लिखते हैं कि कुछ लोग उनको मानते हैं कि वो बहुत अति यथार्थवादी कवि हैं, और कुछ लोगों के लिए वो यथार्थवादी कवि हैं, और कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि वे एक कवि हैं,
यानी कि अति यथार्थवाद, यथार्थवाद और कवि, वे आंशिक रूप से ही सही और आंशिक रूप से गलत है। ये नेरुदा कहते हैं कि वे आंशिक रूप से सही हैं, आंशिक रूप से गलत है। तो देखो, आप एक चीज़ मिला लीजिएगा कि जब हम लोग साहित्य में बात करते हैं तो विदेशों में आप छोटे छोटे साहित्यकार की भी रचनाओं का मूल्यांकन, सम्यक मूल्यांकन होता है। लोग उसके ऊपर लिखते हैं, बातें करते हैं, वहाँ के अखबार उन्हें तरजीह देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उसको उस तरह से तरजीह नहीं दी जाती है जिस तरह से मिलनी चाहिए। नतीजा क्या है कि मुँह देखापन है। मैं कई लोगों की रचनाओं को पढ़ रहा था, कई लोगों के रचनाओं से गुजर रहा था, तो मुझे कई रचनाओं से रूबरू होने का मौका मिला। मैं देख रहा था कि यही नवजागरण प्रकाशन ने अभी कई नए साहित्यकारों को हमारे सामने पेश किया। वैसे साहित्यकार ये सब पुराने ही हैं, लेकिन हमारे लिए नए इसलिए हो जाते हैं कि हम लोग पहली बार उन लोग को पढ़ पाते हैं, उनको जान पाते हैं, उनकी अपनी समझ बना पाते हैं। मैंने देखा, अब इसमें से कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जब किताब आया मेरे पास, एक स्वर मेरा भी, तो मैं कई साहित्यकारों को जान पाया। और इतनी अच्छी कविताएं हैं इसमें कि इतनी अच्छी रचनाएं हैं इसमें कि आखिर ये अगर नहीं एक जगह संग्रहित की जाती तो ये एक तरह से हमारे आंखों से ओझल ही रहती और हम लोग वंचित रह जाते एक अच्छे साहित्यकारों को, इन साहित्यकारों को पढ़ने से। तो मैंने उनमें देखा अनंग मोहन मुखर्जी, श्री भगवान पांडे, जनक देव जनक, अनुराधा सिंह, रंजना सिंह बिष्ट, अरुण मोहन भारवी, सरला सिंह, गंगा शरण शर्मा, किरण यादव, उनको सुनता भी रहता हूँ, अमरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, उनको भी अब सुनने लग गया हूँ, डॉक्टर विनीता शुक्ला, हेमंत कुमार खन्ना, गीता द्विवेदी, संतोष पटेल मैं ही हूँ, मुझे भी उन्होंने स्थान दिया था, मैं उनके इसके लिए आभारी हूँ, पूनम दुबे, प्रेमचंद भार्गव, कंचन गुप्ता, लाल बिहारी लाल। कंचन गुप्ता को दिल्ली से लेकर झारखंड तक सब लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब इसके बाद इन लोगों को मैं देखना शुरू किया। नवीन जोशी, द्वारका गीले, उसी तरह मदन मोहन त्वरण, कंचन अपराजिता, आदिल खान, सपना पारिक, स्वपन, हरि प्रकाश, इस तरह से प्रकाश गौतम, अशिंता सिन्हा, डॉक्टर महेश वाइट, सीमा लोहिया, राधेश्याम गौतम, गीता गुप्ता मन। अब ये 33 नए रचनाकारों को मेरे को निकाल दीजिए, 32 नए तो मैं भी हूँ, मतलब कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो 32 रचनाकारों को मेरे सामने परोस दिया गया। उसी तरह अभी तत्काल में एक बंगलोर से किताब आई थी, सरगम ट्यून्ड, उसका नाम भी बड़ा अच्छा है, सरगम ट्यून्ड। ये किताब आई थी, हाल में ही आई है, 2-1 साल पहले। देखिए, एक तो अच्छी बात है कि साझा संग्रह आने लगा है, तो ये अच्छी बात हो गई कि साझा संग्रह से 33-35 कवि भी एक साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, उनकी रचनाओं से अवगत हो जाते हैं, और 1-2 आदमी का इतना बड़ा हृदय का फलक भी है कि वो 1-2 लोग के लिए कुछ लिखते भी हैं और सामने भी रखते हैं बातें। तो और एक और बड़ी बात, आर्थिक बोझ भी नहीं है। तो ये भी एक अच्छा प्रयास है कि जिस तरह से ये था कि आपकी पांडुलिपि एक बड़े घराने में गई और वहाँ रख दी गई, तो युवाओं को इससे ताकत मिला है कि साझा संग्रह आने से युवाओं को लिखने का बल मिला है। बेशक वो 1000-2000 रुपये लगाते हैं, लेकिन उनकी किताबें, उनकी कृतियाँ छप जाती हैं और वो एक हमारे सामने आ जाती हैं, और अगर 4 कृतियाँ छप गई तो कम से कम 200-300 लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाती हैं, और उसको वो लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे ये भी एक कवि हैं और ये साहित्य की सेवा कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो सरगम ट्यून्स आया, तो ये सरगम ट्यून्ड आया तो ये 2016 में आया, और इसने कितने लोगों को हमसे मिलाया, आपको जान के हैरानी होगी। इसमें इतने सारे कवियों को मिलाया कि मैं आपको क्या बताऊं कि
पूरे भारत के, इस बेंगलोर की किताब से, पूरे भारत से अर्पिता मिश्रा, अमृत राज, अजय सिंह राणा, अलका गुप्ता, अंकित, आतिक खान, इरफान अली, कमला सिंह, शाइस्ता इरशाद, दोगेंद्र सिंह ठाकुर, अनुपमा सरकार, संतोष पटेल, इस तरह से देखो आजम सिद्दीकी, सरजीत सिंह, विवेक सिंह, कई सारे नाम हमारे सामने आए। ये एक संग्रह आया। उसी तरह हम लोगों ने एक प्रयास किया, परिवर्तन हमारी संस्था है परिवर्तन संस्था से हम लोग ऐसे साहित्यकारों का चुनाव करते हैं क्षमा कीजिएगा, कि परिवर्तन संस्था दिल्ली से ही संचालित होती है, जिसको हम पूरी एक टीम है। उस टीम से हम लोग ऐसे साहित्यकारों को जो कि भारत में कहीं भारत के कोने कोने में साहित्य की रचना करते हैं, उन सब को हम लोग इनवाइट करते हैं, उनकी रचनाओं को संग्रहित करते हैं और फिर साल में एक बार एक किताब निकालते हैं जिसका नाम है मशाल। ये मशाल नाम से किताब हम लोग निकालते हैं। कई सारे इसके अंक आ गए हैं। तो इस मशाल में हमने करीब साल में तकरीबन इस साल का जो अंक था, इसमें सारी कविताओं को इकट्ठा किया और हमने एक बहुत बड़ी कवित्री थी, उन्होंने, अब वो देखो बहुत बड़ी कवित्री हैं, वो अब कह रही हैं कि ठीक है जी, आप ये सारे जो नवांकुर हैं, जो बड़े बड़े ये जो युवा लिख रहे हैं, उन सब की कविताओं का हम लोग संपादन करेंगे। आपको आना पड़ेगा। इस देश की आज़ादी में अगर बुज़ुर्ग लोगों का दिमाग भी चला तो युवाओं की कुर्बानियाँ भी हैं, उनकी भी गतिशीलता और उनकी जो है योगदान को हम लोग भुला नहीं सकते। आप भगत सिंह को भुला देंगे, असफुल्ला खान को भुला देंगे, आप चंद्रशेखर आज़ाद को भुला देंगे। उनको भी जैसे रखा गया है, जैसे बुजुर्ग लोग, गांधी जी भी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं, राजेंद्र बाबू भी हैं, नेहरू जी हैं, तमाम लोग हैं, उनको जैसे हम लोग नहीं भुला सकते। वैसे ये लोग, ये पुराने लोग भी हैं, वो लोग हमारे को दिशा निर्देश करें, हम साथ में रहेंगे। तो इस मसाल को हमने जो है 3 लोग, इसको मसाल को भी 3 लोग संचालित कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं, जैसे रजनीश सचान हैं, दामिनी यादव हैं, तेज प्रताप नारायण हैं। तेज प्रताप नारायण खुद अपने आप में एक अच्छे कवि हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ऐसे हमारे सामने एक देखिए कि इस किताब के माध्यम से कितने लोगों को हमने सामने लाए। ये देखो, अनुराधा अनन्या, मानस ग्रेवाल, कर्मानंद आर्य अभी दलित युवा कवि में एक बहुत बड़े नाम हो गए। उसी तरह नज्म सुभाष, रोहित ठाकुर को आप पढ़ते भी होंगे, सबसे ज़्यादा छपने वाले हैं। बिपिन बिहारी टाइगर, वंचितों की एक बहुत मुखर आवाज़ है। गौरव भारती, मुकेश कुमार सिन्हा, शैली किरण भी बहुत अच्छा लिख रही हैं, हिमाचल से हैं। मुकेश जी दिल्ली से हैं। बिपिन टाइगर गया से हैं। उसी तरह बिमलेश घोड़ेश्वर, बिपिन बिहारी, आलोक कुमार मिश्रा, आलोक कुमार गुमशुदा, दमयंती गंगवार, वो उत्तर प्रदेश से हैं। दिनेश कुमार यादव, नीना छब्बर पंजाब से हैं। शिव कुशवाहा एक बहुत अच्छे नाम है युवाओं में। मनीष मनचंदा, राघवेंद्र वाजपेयी, नीलम सिंह, सलील सरोज, संतोष पटेल, सारिका भूषण, सीमा पटेल, बीना सिंह, अमनदीप, आलोक प्रसाद, रमन, अभिषेक पटेल और अरविंद शेष, अनुराधा चंदेल आओश, शिवम सचान, बीना, इस तरह तमाम, विक्रम प्रताप सिंह, विजय गौतम, रजनीश सचान, रजनीश संतोष, स्नेह सुधा, शुक्ला चौधरी, उसी तरह उषा रानी लाल, नीलम सक्सेना और दिनेश दिनकर। कुछ तो इसमें, अब नीलम सक्सेना 40-50 किताब लिख चुकी हैं। वो भी परिवर्तन में आप देखिए कि हमारे साथ इतनी बुजुर्ग हैं और इतनी सीनियर कवि हैं, वो भी युवाओं के साथ खड़ी हो रही हैं, युवाओं को तरजीह देती हैं। अभी हमारे साथ सुनील कुमार पाठक जी जुड़े हैं, जो कि विशेष अधिकारी हैं बिहार के राज्यपाल के ऑफिस में, और वो खुद एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं। एक अच्छी खूबी ये भी है कि मैं उन लोगों में इनका गिनती करता हूँ, सुनील कुमार पाठक जी का, जो युवाओं को हमेशा प्रमोट करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और उनको लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही यशवंत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो
युवाओं को, आप बड़े हैं तो बड़प्पन सीखिए, आप बड़े हैं तो हमें मार्गदर्शन दीजिए। एक तो क्या है कि दो चीज़ होती है, अगर आपको मारना है, आपकी आपकी पूरी इंटेलेक्चुअल चीज़ों को जब एक तरह से हाईलाइट नहीं करनी है तो दो होगी बात। एक तो आपके ऊपर बात नहीं किया जाएगा, दूसरा आपकी रचनाओं को भी कहीं से चर्चा में नहीं रखा जाएगा। तो जब आपकी रचना भी चर्चा में नहीं होगी, उस पर बात नहीं किया जाएगा, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, तो आप कैसे मान के चलते हैं कि आपकी चीज़ों को लोग जान पाएंगे। तो सुनील पाठक जी का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि वो युवाओं से बात करते हैं, संवाद करते हैं। वो कई जगहों पे हम लोग जैसे लेखकों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। अगर सुधार भी करना है, देखिए बोलने का तरीका होता है, सुधार भी करना है तो भी बताते हैं कि ऐसे सुधार करना चाहिए। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, मैं उनका इसलिए आभारी भी हूँ। और आप ऐसे ही हम लोगों ने एक ऐसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया कि जो रचनाकार जिनको लोग पढ़ते हैं लेकिन उनको कभी भी कंसिडरेशन में नहीं किया जाता। कभी कभी वो सोचते हैं कि पता नहीं हमारी रचनाएं छपेंगी या नहीं छपेंगी। मैं विशेष रूप से राजकुमार अनुरागी का आभारी हूँ और मैं उनको हमेशा इसलिए बहुत सम्मान देता हूँ कि आज उनकी प्रकाशन ने सैकड़ों नए जो नवांकुर हैं उनको भारतीय साहित्य के जो राष्ट्रीय फलक है उस पर स्थापित किया है। आप देख लीजिए, उनके पास जो भी टाइटल हैं उन टाइटल के ऊपर चर्चा हो रही है। उसी तरह हमारा जो परिवर्तन ग्रुप है वो दिल्ली में काम कर रहा है, वो शब्दों की अदालत में एक किताब लेके आया। इस शब्दों की अदालत में भी हमने केवल यही नहीं काम किया, इसमें भी हमने तकरीबन आप ये देख लीजिए कि ऐसे साहित्यकार करीब 73 साहित्यकारों के, देश विदेश के 73 साहित्यकारों को हमने शामिल किया। उसमें वो दमयंती गंगवार मुकेश जी तो हैं ही, राजेश कुमार माझी जी भी हैं, उसमें पवन जी भी हैं, राजेश पटेल जी भी हैं, जेपी पांडे जी भी हैं और अभिषेक पटेल हैं, आपको अजय कुमार अजय हैं, विक्रम जी हैं और हमारी बहुत अच्छी लेखिका हैं आपको अनुपमा सरकार हैं, दामिनी यादव हैं, स्नेह सुधा हैं, सीमा पटेल हैं, शैली किरण हैं, विनोद सिंह हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, आप शिव कुमार शंकर एहसास हैं, उसी तरह तेज प्रताप नारायण हैं, पूनम जाकिर हैं, वर्षा चतुर्वेदी है, अनंत सिन्हा हैं और ये सब भारत के अलग अलग क्षेत्रों से। और सबसे बड़ी बात है, हमने किसी से 1 रुपए लिए नहीं है, किसी से 1 अठन्नी नहीं लिए। ये हम लोगों का एक जॉइंट वेंचर है जिसके अंदर हम लोग ये आपस में कंट्रीब्यूशन करके इस चीज़ को हम लोग प्रकाशित करते हैं और जिसको साहित्य संचय या आपको नव जागरण प्रकाशन जैसे प्रकाशन हमें मदद करते हैं और उस मदद से हम इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं कुछ कविताओं का भी पाठ कर देता हूँ कि ये कई सारे कवि हैं जो कि अपना कविताएं किस तेवर में लिख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, सच बताऊं तो वो एक कहावत है ना, कहावत नहीं, कविता के बारे में एक ऑक्टेविया पॉज की एक बात कही है कि कविता दूसरी आवाज़ है, कविता दूसरी आवाज़ है, इतिहास या प्रति इतिहास की आवाज़ नहीं, बल्कि एक ऐसी आवाज़ जो जिसकी झंकार जो है तात्कालिकता की है, जो इतिहास के भीतर हमेशा कुछ अलग कहती है, जो इतिहास के भीतर कुछ अलग कहती है। और ये जो युवा शक्ति है, जो युवा है, ये समय के सच को अपनी रचनाओं में उजागर कर रहा है और बड़ी दबंगता से कर रहा है, बड़ी साहस के साथ कर रहा है और पूरे तन्मयता से कर रहा है, क्योंकि उसको विश्व साहित्य का पूरा फलक उसके सामने घूम रहा है। तो मेरा यही कहना है कि साहित्य जो है
अपने लक्ष्य और उद्देश्य के ओर भी युवा अपने साहित्य का जो लक्ष्य होना चाहिए, उत्स होना चाहिए, उसका जो लक्ष्य होना चाहिए, उसके ओर युवा बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, उसके ओर काम करता जा रहा है। मेरा ये मानना है कि आज नहीं तो कल जो भी लोग लिख रहे हैं, जो अच्छा लिख रहे हैं, वो जरूर टिकेंगे। क्योंकि देखो, बाढ़ का पानी जैसे चलता है तो उसमें कई सारी चीज़ें जो है बह जाती है, उसमें जानवर भी बह जाता है, पेड़ पौधे सब कुछ बह जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुछ खराब चीज़ें नहीं आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो भी चलेंगी, हमेशा से रही हैं। जब ड्राइडन ने मैक फ्लेक्नो लिखा तो सैडवेल के ऊपर बहुत व्यंग लिखा, तो वो भी था, वो कहते था सैडवेल को कि ये इतना विद्वान है कि किताब के ऊपर बैठ जाता है। तो उस समय भी लैम्पून, सटायर और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके एक दूसरे को भी लोग करते थे। लेकिन आज भी अच्छे चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, अच्छे चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और सकारात्मक पक्ष की ओर देखना चाहिए। मैं कुछ नए कवियों के तेवर से आपको अवगत करा देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ, कविताएं कैसे चल रही हैं और लोग कैसे लिख पा रहे हैं, युवा लोग, और उनकी समझ क्या बन पा रही है। युवाओं के साथ जो एक अच्छी बात यह है कि इसमें मैं एक कवि को पढ़ना चाहता हूँ। वो हैं, आपको एक कवित्री हैं, उनका नाम है शैली किरण। वो शैली किरण हिमाचल की है। तो वो एक कविता लिखती हैं, आप देखिए कि युवा कवित्री हैं, और मैं उनका नाम ले रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उनके एक कविता को सुनाऊँ। सुनो मित्र, इस विक्षिप्त समय में जब तुम उड़ा देना चाहते हो दूसरे धर्म के लोगों को, लहू पीना चाहते हो उनकी बाल खाल निकाल, अपने अंदर के आदि मानव को संतुष्ट करना चाहते हो, तो मैं चाहती हूँ कि सब नास्तिक हो जाए जो केवल घृणा सिखाते हैं। वो सब नए पुराने धर्म जिनकी किताबें खो जाए, एक नहीं कई कबीर हर मोड़ पर खड़े हों, धर्म के ठेकेदारों को डराएं, खुरापाती दिमाग को पूरी एक सदी जीते हैं स्वर्ग में, भूखे नंगे जिस्मों को मुर्गों की तरह लड़ाए। उनके इस मनोरंजन की खातिर मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, बुद्ध क्यों बनाए। तो इस तरह की कविता लेके वो आती हैं। उसी तरह एक कविता मैं आपको और सुनाता हूँ जो कि लिख रहे हैं, ये हमारे बीच में कवि हैं, सुनो समय एक कविता है, तो उसमें वो लिखते हैं, बड़ी छोटी सी कविता है, नंगा राजा। अब इस कविता को बड़ा अच्छे तरीके से लिखा है। नंगा राजा, हर इस देश के मुखिया को लगता है लड़की अचार बेचते तो ज़्यादा बिकेगा, तो उसे ठीक ही लगता होगा। क्या यह हकीकत नहीं है? अपने अपने दिलों से पूछो और जवाब दो। नहीं, जवाब लो। डिओड्रेंट लगाते ही लड़कियां टूट पड़ती हैं, ऐसे विज्ञापन कौन दिखाता है, कौन खरीदता है? हद तो यह है कि कार का टायर तक आप तब खरीदेंगे जब आपको यह यकीन हो जाएगा कि इसके लगाने से कार में कोई भी लड़की बैठ जाएगी। क्या आपके देश का मुखिया मूर्ख है? क्या वो पागल है? क्या उसका भेजा खराब हुआ है? क्या वो महाओहियात इंसान है? क्या वो इस देश से बाहर से आया है? क्या उसे किसी और देश के लोगों ने चुना है? क्या उसे नहीं पता यह देश ऐसे लोगों का है जो हजारों सालों से धर्म इसलिए अपनाए हुए हैं कि स्वर्ग की अप्सराएं और जन्नत की हुरें मिले? जाइए, आप हकीकत से मुंह मोड़कर शरीफ बने रहिए। मुझे एक बच्चे की आवाज़ आ रही है, राजा नंगा है। अब अभी आप इसी क्रम में आप देखिए, एक अनुपम सिंह है, वो भी लिखती है, आईने के सामने खड़े होते ही झगड़ालू स्मृतियाँ परावर्तित होकर फैलाती हैं घन अंधेरा। असभ्य स्मृतियाँ याद कराती हैं अपनी आजान सी दादी की स्फुट ध्वनि, गहरी रेखाओं से भरा पिता का पहला दर्शन, बेसन के घोल सा गाढ़ा अम्मा का मौन। दादी रंगों को लेकर मुखर थी, कितनों की बेटियों को मार चुकी थी ताना, बिन ब्याही मर जाने का, जैसे मैं उन्हीं में से एक हूँ जो मर गई थी हिस्ट्रिया में, लौट आई हूँ सब कुछ वापस करने। इस तरह की कविताओं का जो
लोकेशन है, जो उसके सेट्स हैं, वो देखिए। ये युवा लोग हैं जिनके ऊपर चर्चा नहीं की जाती है। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि कुछ कविताएं हैं, जैसे उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। अब दोहे में भी कितनी अच्छी बातें कह जाते हैं लोग, उसको भी देखा जाना चाहिए और मैं उनको भी पढ़ना चाहता हूँ। अब एक जनक देव की कविता है कि प्यार में पागल वो पगली कहलाई, जिस्म जिंदा जिस्म लुटाकर वो जंगली कहलाई। अब ये इस तरह का कितना ये सशक्त तंज है जो कि हमारे समाज के लिए आईना दिखाता है। तो इस तरह की जो कविताएं हैं आज लोग लिख रहे हैं, ये इन कविताओं के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। इन कविताओं के अंदर भी बात होनी चाहिए। अगर इनके ऊपर आप बात नहीं करेंगे तो फिर मैं अब ये एक कवित्री हैं, ये हैं जयप्रकाश गौतम, और एक कवित्री हैं अंशिता सिन्हा, छोटी उम्र हैं उनकी और अच्छा दूरदर्शन वगैरह में भी लिखती रहती हैं। वो लिख रही हैं मंजिल, एक मंजिल उनकी अस्तित्व एक कविता है, अस्तित्व में एक छोटी सी कविता में लिख रही हैं कि सागर के किनारे बैठी बना रही थी मैं रेत से एक उलझी सी तस्वीर, और ढूंढ रही थी उसमें खुद अपना ही अस्तित्व, पर निगोड़ी बहती हवा के झोंकों ने रेत को उड़ा दिया दूर कहीं दूर, और कंकड़ को बिखेर गई मेरी तस्वीर सी अधूरी सी तस्वीर, और खो गया इन सागरों में ही कहीं मेरा भी अस्तित्व। आज की बच्ची, आज की युवा कवित्री लिखती है, वो अपने अस्तित्व की तलाश में, वो अब तुम्हारे बंधनों में बंधना नहीं चाहती है, तुम्हारे बंधनों से बाहर निकलना चाहती है, उन बंधनों से जो कि दकियानूसी है। हर समाज के हर समाज की एक अपनी मॉरलिटी होती है, उसकी नैतिकता होती है, लेकिन मॉरलिटी के नाम पर दकियानूसीपना भी जो है वो आज के इंडिविजुअल के अपने एग्जिस्टेंस पे खतरा है। वो लोग बार बार इस चीज़ को नकारना चाहते हैं, वो बार बार इस चीज़ को मना करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस पे बात हो। उसी तरह एक और कवि हैं, वो बड़ा सेंसेशनल कविता लिखते हैं, वो बड़े अच्छी तरीके से कविता को, पंकज चौधरी, उनकी कविता मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम शेक्सपियर नहीं हो। अब देखिए ये तंज देखिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम शेक्सपियर नहीं हो, गेटे नहीं हो, वर्ड्सवर्थ नहीं हो, वॉल्ट व्हिटमैन भी नहीं हो, इलियट नहीं हो, एजरा पॉन्ड नहीं हो, पाब्लो नेरुदा नहीं हो, नाजिम हिकमत नहीं हो, तुम सब हो और तुम्हारी असाधारणता मैं क्या, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, सितारे, पृथ्वी, महासागर भी साक्षी। तुम जो नहीं हो वही तो वह है। तुम जनरल कैटेगरी में टॉपर कवि होते हुए भी रिजर्व कैटेगरी के कवि हो। अब ये एक बहुत दूर तक तंज किया है ये पंकज चौधरी ने, उनकी कविता है, ये आज भी फेसबुक पे आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। तो वो आज का जो युवा है वो किसी भी क्षेत्र को छोड़ता नहीं है, वो अपने अस्तित्व की बात हो या अपने साहित्य में अपनी स्थान की बात हो, वो उनको भी छोड़ता नहीं है जो अपनी चीज़ों को। दूसरी बात कि जो आज का युवा है वो अपने साहित्य में उन तमाम चीज़ों को संकलित करता है जो विज्ञान के साथ भी जुड़ा हुआ है, विज्ञान को अपना साहित्य में एक स्थान दे रहा है, क्योंकि विज्ञान पे साहित्य की बातें बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन विज्ञान की भी बातें कर रहे हैं। मैं कुछ और कवियों के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक कर्मानंद आर्य की कविता है। तो कर्मानंद आर्य की कविता में मैं सुनाना चाहता हूँ कि एक कविता बहुत अच्छी कविता है, अंतिम अरण्य। अब थोड़े से और वक्त है, मैं थोड़ा एक दो लोग की और कविता सुनाऊंगा। कि मैं चौराहे पे खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूँ, जिसे दिशाएं लील लेना चाहती हैं, जिसके पास स्वयं को ढकने के लिए आवरण नहीं, जो तलाश रहा है आज का एक वस्त्र, सूखे हलक में दबी हुई आवाज़, और कह रहा है मेरे केश को क्यों काट दिए गए, मेरा जनेऊ कहाँ है,
अपने संबंधों और परिस्थितियों से लड़ते हुए वे खंडित पात्र कहाँ हैं? कहाँ है सुंदरी, कहाँ है मैत्रेय सूरा, कहाँ है हमारी स्मृति? वे बुद्ध कहाँ है जो सदियों नायक रहे? क्या आप नंद को जानते हो? तब आप सत्ता में एक पिछड़े व्यक्ति का विक्षोभ भी समझते होंगे। कहाँ है वो व्यक्ति जिसे अपने मौलिक अधिकारों के लिए मर जाना पड़ता है? कहाँ है वो आदमी जो सदियों से हाशिए पे खड़ा है? कहाँ है वो व्यक्तित्व जिसे दिशा लील गई और वही मनुष्य ढूंढ रहा है अपने ही पद चिन्ह? तो इस तरह से ये आप देखिएगा, अरविंद शेष लिखते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं दलित पिछड़ी जाति से हूँ और चूंकि संवेदनशील होने के साथ इंसान भी हूँ, इसलिए मैं लेखक हूँ। इस तरह की कविताओं की जो पंक्तियाँ हैं वो बहुत हथौड़े की तरह चोट करती हैं, तो वो पसंद नहीं है। प्रतिरोध की कविताएं जितनी शिद्दत से लिखी जा रही हैं वो पसंद नहीं है। उनको टैग कर दिया जाएगा, उसको साहित्य में नहीं रखा, उसको टैग कर दिया जाएगा, ये दलित की है, वंचित का है, ये मुख्य धारा है, ये जातिवादी है, ये है, वो है। इस तरह से टैग करके उसको छोटा करने की एक प्रवृत्ति कर दी जाती है। एक मेरे बड़े अच्छे अजीज कवि हैं, वो भी अच्छा लिखते हैं। मैं उनकी कविता के बारे में बताऊं कि उनका एक कविता है 33 नंबर पेज पे, वो राजेश माझी उनका नाम, डॉक्टर राजेश माझी, वो लिखते हैं पड़ जाती है अगर दरार, उनकी कविता है कि पड़ जाती है अगर दीवार में दरार तो अच्छा था, पड़ जाती है अगर किवाड़ में दरार तो अच्छा था, और चांद में पड़ती या सूरज में पड़ती, मेरे घर में न पड़े कहीं और पड़ती, धरती में पड़ती या पड़ती आकाश में, तो आज यूं न फिरते हम खुशी की तलाश में। पड़ गई है जब से ये दिलों की बीच, मान बैठे हैं तब से हम एक दूजे को नीच, न होता ऐसा हो हल्ला न चीख पुकार, हर तरफ होती बस खुशी की बहार। बड़ी सकारात्मक नोट पे ये कविता ख़त्म होती है कि वो ये कहते हैं कि भाई अगर ये सारी दीवारें गिर जाएंगी, ऐसी दरारें पड़ जाएंगी, तो ये खुशियों का वातावरण बनेगा। ये जो अंतर है दो हम लोग के बीच में, एक दीवार खड़ी है, वो सब दरार पड़ के ख़त्म हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए। तो ऐसी कविताओं के ऊपर अगर आप जिक्र नहीं करेंगे और बस युवा का एक टैग करके बस कह देंगे भाई ये हाशिए का कविता है, ये फलाने का कविता है, ये चीज़ का कविता है, तो ये युवा को उत्साहवर्धन नहीं है। युवा का आप उत्साहवर्धन नहीं कर रहे हैं, आप युवा के साथ छल कर रहे हैं। आप युवाओं के साथ आप एक तरह से पूरा ही छल कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि युवा भी हमारा आगे बढ़े, तो उसको पढ़ने का मौका दीजिए, उसको लिखने का, वो जो पढ़ रहा है उसको बताइए उसमें कुछ कमी है तो बताइए। फ़ाकिर जय एक बहुत बड़े आलोचक और अच्छे कवि हैं, उनकी एक कविता है आखिरी ख्वाहिश। और मैं अंत में एक दो और कवियों की कविता सुना के अपनी बात ख़त्म करूँगा। वो लिखते हैं कि कब्र में लिटाने के पहले यह कील निकाल देना, हालांकि अभी तो ये कील बहुत चुभती है, मरने के बाद नहीं चुभेगी। या पता नहीं ऐसी कीलें मरने के बाद भी चुभती हो, चुभे या ना चुभे, यह शक्त कील बनी रहेगी। जब गल जाएगी मेरी हड्डियाँ, मिल जाएगा मेरा गोश्त कब्र की मिट्टी के साथ, फिर भी बनी रहेंगी ये कीलें जो भेजी थी किसी ने गुफ्तगू के शक्ल में। मैं चाहता हूँ मिलूँ मिट्टी में तो मुकम्मल मिलूँ, हसास बदनाम नहीं, बदगुमान नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता अपना भी, इसलिए कब्र में लिटाने के पहले यह कील निकाल देना। कब्र में लिटाने के पहले यह कील निकाल देना। साहित्य में इतनी राजनीति क्यों है, प्रतिभा कुमारी जी पूछ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई जुड़ी हमारे साथ। कनक किशोर भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भोजपुरी हिंदी में आप बहुत ज़बरदस्त लिख रहे हैं, हम लोग के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं। प्रतिभा जी, साहित्य में इतनी राजनीति की है क्यों है, मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ।